जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज लेकर प्रस्तुत हूं एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का पहला लेक्चर। यह सिलेबस या फिर विषय वस्तु के आधार पर यह मेरा पहला टॉपिक है। आज हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है यह जानते हैं। शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से, संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिक्षा, ज्ञान बोध या ज्ञान बोध, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। वेदों में विद्या की प्राप्ति, शिक्षा का उपदेश ज्ञान की प्राप्ति से लिया गया है। बात करते हैं, शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण एवं तकनीकी क्षमता, शिक्षण, विद्या प्राप्ति समाविष्ट होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कौशल, व्यापार, व्यवसायों, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक, ये जो उत्कर्ष केंद्रित हैं, ये सब शिक्षा के ही कहीं ना कहीं शिक्षा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ शिक्षाविदों की परिभाषाओं की, दोस्तों, गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अर्थात बालक के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का सर्वांगीण विकास हो, वह जिसके योग्य हो, वह जब बालक जन्म लिया हो या फिर उसके वंशानुक्रम में जो गुण पाए जाते हों, उनका वह पूर्ण डेवलपमेंट कहते हैं, वह जिसके योग्य हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात बालक अपने वंशानुक्रम या फिर अपने पूर्वजों से मिले हुए गुण जो उसके अंदर निहित हैं, वह ऐसे वातावरण उसको दिया जाए कि वह जिसको जितने गुण हों उसको वह पूर्णतः खिल जाएं और वह पूरी तरह एक नैतिक और एक पूर्ण इंसान बने, योग्य इंसान बने, हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन डेवी साहब की। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। मतलब कि बालक के अंदर सभी वह शक्तियाँ या फिर सभी पॉजिटिव एनर्जी जो बालक के अंदर अवेलेबल हैं, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि अगर वह एक सोशल वर्कर के रूप में काम करना चाहता है, एक डॉक्टर के रूप में काम करना चाहता है, एक इंजीनियर के रूप में काम करना चाहता है, तो उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जाए और एटमॉस्फेयर देते हुए उसको ऐसी शिक्षा दिया जाए और उसको ऐसे नियंत्रण में रखा जाए कि जिससे आने वाले समय में अच्छा इंसान बन करके अपने उत्तरदायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सके। हम बात करते हैं कृष्णमूर्ति साहब की। कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के समान विकास की, हर परिस्थितियों से, हर परिस्थितियों में, हर एज में उसको लगातार जिस शिक्षा की ज़रूरत है, जिस स्टेज में जिस लेवल का कंट्रोल और जिस लेवल का एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको वो अवेलेबल करवा करके उसका उतना ही डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाए, यह शिक्षा का अर्थ है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहते हैं शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का वह जीवन के साथ समन्वय। अर्थात बच्चा जब छोटा होता है या फिर अपने या उसके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं या फिर उसको वंशानुक्रम में जो शक्तियाँ मिली होती हैं, उसको उन शक्तियों के डेवलपमेंट के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे पर्यावरण का निर्माण किया जाए कि वह उन शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके और वह बाह्य पर्यावरण या फिर वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा करके जिस योग्य हो उसको वह हासिल कर सके। हम बात करते हैं शिक्षा। पेस्टोलॉजी साहब कहते हैं शिक्षा मानव के संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। वही बात जो अन्य शिक्षाविदों ने की है, वही बात पेस्टोलॉजी की लगभग समानता पाई जा रही है कि ये कहते हैं संपूर्ण शक्तियाँ जो बच्चे के अंतर्निहित हैं, उसके मन में पाई जाती हैं या फिर उसके जन्म से या फिर वंशानुक्रम में मिली हुई हैं, उन शक्तियों का प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक वातावरण है, रूसो साहब कहते हैं, रूसो साहब के जो कहना है कि वह प्रकृति के संपर्क में आकर उसका विकास होता है बच्चे का। वही बात पेस्टोलॉजी साहब के डिफिनेशन में लागू होती है कि प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण, सभी परिस्थितियों को में सामंजस्यपूर्ण एडजस्टमेंट करवा करके उसका डेवलपमेंट होना ही शिक्षा कहलाता है। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1964-66 जिसे हम
कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, उसने जो शिक्षा की बात की है, शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। अर्थात आर्थिक रूप से मतलब कि अगर हमारी सोसाइटी, हमारा राज्य और हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, सामाजिक विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के अनुसार वह ढालेगा और संसाधन भी उतने शक्तिशाली लाएगा, जिससे कि वह जितनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा होगी उतना उसका डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। अर्थात इसीलिए कहने का मतलब है शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता और राष्ट्र कल्याण की कुंजी माना है। शिक्षा राष्ट्र के लिए और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। अगर हम शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं तो व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन जो विद्यालयी शिक्षा होती है वह आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। अगले लेक्चर में हम या फिर इसका डिटेल लेक्चर में किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। निरौपचारिक शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है उसे हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो हमारे दोस्तों, यारों, हमारे पड़ोसियों से, माता पिता से, जिसका कोई बाउंडेशन नहीं होता, वह शिक्षा किसी से प्राप्त हो जाए, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। हम बात करते हैं, कुछ टॉपिक हैं जो हम उनके अर्थ जान सकते हैं। शिक्षा, अनुदेश, शिक्षण और प्रशिक्षण, इनमें क्या अंतर है सामान्य रूप से हम इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा व्यापक माध्यम है जो छात्रों में कुछ सीख सकने की सभी अनुभवों का विकास करता है। अर्थात शिक्षा जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर चलती है, वह कोई पार्ट नहीं होती। वह प्रत्येक पहलू को शिक्षा के अंदर रख करके सब जो बच्चे अनुभव सीखते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वह कोई भी नई वस्तु सीखता है या फिर नया काम सीखता है, वह कहीं ना कहीं से शिक्षा से जुड़ा होता है। अगर हम अनुदेश की बात करते हैं, शिक्षक अथवा अन्य रूपों द्वारा वितरित शिक्षा को कहते हैं जो अभिज्ञात लक्ष्य की विद्या प्राप्ति को जानबूझकर सरल बनाने के लिए हो। अनुदेश शिक्षक अथवा अन्य रूपों में, जैसे किसी द्वारा लेक्चर दिया जा रहा हो और उसको व्याख्यान दिया जा रहा हो और वो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति दे रहा हो और वह हम उसे लगातार कंटिन्यू सुनते जा रहे हों, लेकिन हम उसमें कोई प्रतिक्रिया ना दे पा रहे हों, वो अनुदेश कहलाता है। शिक्षा की बात करते हैं, यह एक असल उपदेशक की क्रियाओं को कहते हैं। शिक्षण जो हमें टीचिंग करता है, जो हमें पढ़ाता है, उसके कोई उपदेशक जब कोई व्याख्यान देता है तो उसके द्वारा जो एक टीचिंग प्रोसेस होता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। जो शिक्षा को सुझाने के लिए अकल्पित की गई है, जो हमें किसी ना किसी को टीचिंग पढ़ाने के लिए या फिर किसी शिक्षा के कार्य को करने के लिए जो शिक्षा का कार्य करता है, टीचिंग करता है, उसे शिक्षण, उस प्रोसेस को हम शिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण, विशिष्ट ज्ञान, किसी एक चीज़ के लिए कौशल, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, आप किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, या फिर जैसे कोई टाइपिंग सीख रहा हो, किसी चीज़ में आर्टिस्ट बन रहा हो, अपनी क्षमताओं का, किसी पर्टिकुलर क्षमता का विकास करके डेवलप करके उसको प्रशिक्षित करना, उसको ट्रेन करना ही प्रशिक्षण कहलाता है। विशिष्ट ज्ञान, कौशल, क्षमताओं की सीख के साथ प्रशिक्षण को तैयार करने की दृष्टि संदर्भित होती है, जो कि तुरंत पूरा करने में लागू किया जा सकता है। हम बात करते हैं शिक्षा को हम 3 स्तरों में बांटा गया है: स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम बात करते हैं स्मृति स्तर की, प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के साहब कहते हैं, स्मृति स्तर एक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिसमें छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को कंटेंट आत्मसात कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण किया जाता है, मतलब कि याद किया जाता है। किसी भी चीज़ को हम लर्निंग करते हैं, कंठस्थ करते हैं, उसको याद करके अपने दिमाग में रखते हैं। स्मृति शिक्षण के संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, श्रृंखला चैन लर्निंग को महत्व देता है। अर्थात हम किसी चीज़ को रट करके, कंठस्थ करके उसको अपने दिमाग में रखते हैं,
तो वह एक स्मृति लेवल, यह एक बेसिक लेवल होता है आपका शिक्षा का, बोध स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर इस शिक्षा में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षा में छात्रों की सहभागिता बनी रहे। यह शिक्षा उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। अर्थात बच्चा जब किसी चीज़ को सीखता है, समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, तो वह बोध स्तर के अंतर्गत आता है। चिंतन स्तर बोध स्तर के बाद की प्रक्रिया है। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों को चिंतन तक, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सके। चिंतन स्तर पर शिक्षक समस्या केंद्रित होती है, अर्थात बच्चे को कोई समस्या दी जाती है जिससे बच्चा उसके बारे में थिंकिंग करता है, उसके बारे में सोचता है और उस समस्या को पहलू बाय स्टेप वर्कआउट करता है और उसको सॉल्व करने की, उसमें दिमाग को केंद्रित करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़ देता है। वही बात हुई कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और वह मौलिक रूप से चिंतन करता है। दोस्तों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का उपयोग क्या है और मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही, शिक्षा के विषय में इतना ही। और अगर आप शिक्षा के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस के विषय में लेक्चर दिए हुए हैं। उसमें मैंने शिक्षा के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। आप वहां से शिक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप अच्छे होंगे, आपका घर परिवार अच्छा होगा, मैं इसकी भी कल्पना करता हूं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।